तो आज क्लास जो होगी इसमें मैं आपको बताऊंगा पॉल्यूशन, है ना। तो स्क्रीन शेयर कर दिया जाए। सो वेट फॉर 10 seconds. Yeah, this is the PPT. This is PDF actually. Now can you see this? This is your NCERT book. Is Yes, it sir. visible to Chapter all of you? 18, pollution of air and water. हाँ, so 17th chapter we have finished, and in this 17th में क्या था बच्चों? लाइट था ना, यही ना था। 17th में स्टार्स थे और सही चल रहा है कि नहीं? 1 second. So 17 star and solar system chapter 2. और 17 में हाँ हाँ एग्जैक्टली ये इसका लास्ट है, अल्टीमेटली है ना, लास्ट है इस वाले पोर्शन का। फिर हमारे 4 चैप्टर्स बचेंगे। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो क्या है पॉल्यूशन? कैसे हम कहेंगे कि पॉल्यूटेड एयर है या फिर वाटर है? बताइए। अच्छा, जो फ्रेश एयर है उसमें कुछ कॉम्बिनेशन है फ्रेश एयर का। तो उसमें 78% इसमें नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। और बाकी आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर्स, ये सब छोटे छोटे क्वांटिटीज में है। तो वो अराउंड 0.01% के आसपास है। ये आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है क्या इससे पहले? Yes, sir. ओके, तो ये फ्रेश एयर कहलाएगी। ओके, ये फ्रेश एयर कहलाएगी। अब अगर इस एयर में कुछ अदर पार्टिकल्स मिलने लगे, जैसे डस्ट पार्टिकल्स अगर मिल जाए, हमारे जो जितने भी व्हीकल से धुआं निकलता है इसमें कार्बन होता है, इसको पर्टिकुलेट मैटर कई बार बोलते हैं, PM पार्टिकल, ये मिल जाए तो जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो ये न जाकर, ये 78, 21 और CO2 ये सारा मिक्सचर न जाकर वो भी जाएगा उसके साथ में। ये कह सकते हो ये भी जाएगा, एट द सेम टाइम वो चीजें जाएंगी जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वो एयर कहलाएगी कंटेमिनेटेड और पॉल्यूटेड एयर। ठीक है। ऐसे ही वाटर है, तो वाटर में फ्रेश वाटर होता है, इसको H2O कह सकते हो, इसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। H2O मॉलिक्यूल इज द डिस्टिल्ड वाटर। हमारी बॉडी के लिए जो पानी जरूरी होता है इसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐड रहते हैं पानी में। सल्फर है, जिंक है, ये सारा कुछ मिनरल्स कहलाते हैं और ये बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। दैट इज वाई वो ऑलरेडी पानी में मिले रहते हैं। जो अर्थ से वाटर हमें मिलता है, तो अर्थ में सारे मिनरल्स हैं, तो उससे जब वो फिल्टर होता है, अर्थ की लेयर्स जो होती हैं बच्चों, वो फिल्टर का काम करती हैं। तो उससे जब वाटर पास होता है तो वो सारे मिनरल्स उस वाटर में मिक्स हो जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं। तो वो फ्रेश वाटर कहलाएगा। डिस्टिल्ड वाटर केवल H2O होता है, बट फ्रेश वाटर हम अपने बॉडी के हिसाब से बोलेंगे किसको, जिसमें मिनरल्स एडेड हो। ठीक है। अब ये वाटर में अगर कुछ ऐसे केमिकल्स मिल जाए या फिर ऐसा कुछ मिल जाए जिससे वो बॉडी के लिए हार्म करने लगे, पॉल्यूटेड वाटर कहलाएगा। ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर किसी ने देखा है क्या कभी? सर मैंने देखा है। कहाँ? मेडिकल में। मेडिकल, एग्जैक्टली। तो मेडिकल में वो पाउडर फॉर्म के कई बार इंजेक्शन रहते हैं, उनको डिस्टिल्ड वाटर से मिक्स करते हैं बहुत अच्छे से और उसके बाद वो इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, आप इसको रीड करोगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चीनी कुछ है नहीं इसमें बहुत ज्यादा। होता क्या है, अगर पॉल्यूटेड एयर से आप क्या करोगे, डिजीज हो जाएगी, कैंसर्स हो जाते हैं, लंग कैंसर हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है पूरा, ये सारा कुछ होता है। जैसे आप ठंडी के सीजन, जो सीजन चल रहा है इस समय, अगर आप दिल्ली वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि फॉगी, जब जिस दिन फॉग हो मॉर्निंग में, तो उस दिन मॉर्निंग वॉक पे न जाएं। हाँ, वजह क्या है कि जो फॉग है उसमें मिक्स रहती है एयर बेसिकली, और जो PM पार्टिकल्स हैं या फिर जितने हाजार्डस हैं बॉडी के लिए सब्सटेंसेस, वो सारे एडेड हैं उसी एयर में।
तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ हमारे इंसान की हाइट है सपोज 5 फीट 6 फीट है, तो इसी हाइट में वो सारे हजार्डस एलिमेंट लाई करने लगते हैं ठंड के सीजन में। बाकी सारे सीजन में थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो ऊपर की ओर वो उठ जाते हैं। बात समझ पा रहे हो भाई? एयर पोल्यूशन की चर्चा यहाँ पे हो रही है। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स विदाउट फूड, बट वी कैन नॉट सर्वाइव फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। तो ये एयर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। अब ये एक्टिविटी है यहाँ पे, जैसे आपके यू मे हैव कवर्ड योर नोज व्हाइल पासिंग अ ब्रिक किलन। ब्रिक किलन देखा है आप लोगों ने कभी? ईंटे का भट्ठा, इसीलिए देखा है ईंट का भट्ठा लगा हुआ पूरा। एनी वन ऑफ यू? सर बैठा क्या होता है? अरे ईंट जिसमें बहुत सारी ईंट लगी रहती है और वो ईंट को पकाया जाता है उसमें। यस सर, उस, सर मैंने देखा। हाँ हाँ, उसको ब्रिक किलन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हमारे लोकल लैंग्वेज में उसको भट्ठा बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो ईंट हम लोग बनाते हैं मिट्टी से और उसके बाद उसको पकाया जाता है। ठीक, तो वहां आप देखोगे तो, या फिर आप रोड साइड में कभी देखोगे डस्ट पड़ी रहती है ब्लैक कलर की। रोड जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनाते हैं, तब डस्ट पड़ी रहती है। सर हिंदी में क्या कहते हैं? किसको? जो आप अभी बता रहे थे, तो हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रिक किलन, भट्ठा। भट्ठा उसको हिंदी ये लिखना नहीं तो अपनी इसमें बुक में यस सर, वो जिसमें रोटी बना करती है। हाँ भट्टी। नहीं नहीं, भट्ठी, हाँ समझ लो, हो गया, चलो भट्ठी। तो छोटी भट्ठी कहलाती है जब वो उसी का बड़ा फॉर्म हो जाता है तो वो भट्ठा कहलाता है। किलन है एक्चुअली, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इनमें सभी में आप ऑब्जर्व करना, जैसे आप कहीं रोड में हो तो आप देखोगे ऊपर धुआं धुआं टाइप का आपको दिखेगा थोड़ा सा, है ना? जहां बहुत सारा ट्रैफिक होगा ऊपर धुआं टाइप का दिखेगा, कार वगैरह से धुआं निकलते हुए देखोगे। ये सब कुछ एयर पोल्यूशन है। एवरीथिंग इज एयर पोल्यूशन। इसीलिए ये जो BS4 BS5 ये गाड़ियां आ रही है ना, BS6 नाम सुना है? BS मतलब होता है भारत स्टेज। भारत स्टेज ये पोल्यूशन के ही नॉर्म बनाए इंडिया ने। जैसे मान लो कि गाड़ियां हम लोग चलाते हैं तो उससे बहुत सारा धुआं निकलता है और कंटेमिनेटेड एयर निकलती है, और वो कंटेमिनेटेड एयर में मिक्स हो जाएगी, मतलब जो भी निकलेगा उससे वो एयर में मिक्स हो जाएगा और वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस बना दिए कि ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करना है। तो सेफ्टी के लिए उसने स्टैंडर्ड बनाए कि आपका जो व्हीकल है, अगर उसमें इतना पोल्यूशन है, इस लेवल का पोल्यूशन है, तो हम इसको नहीं मानेंगे, आपकी व्हीकल तुरंत बंद कर दी जाएगी। इसीलिए दिल्ली में तुमने न्यूज सुनी होगी कि जो 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल्स हैं, ऐसा कुछ है, डीजल व्हीकल्स हैं, तो उनको हटाया जा रहा है। तो ये पॉल्यूशन के लिए है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। दुनिया का मुझे लगता है पहला था शंघाई, दूसरा था दिल्ली, अब दिल्ली पहले नंबर पर बन चुका है पॉल्यूशन के मसले में। एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब Yes, एयर sir. कैसे कैसे पॉल्यूट होती है इसकी बात करते हैं। पहला तो देख लो ये क्या कहलाते हैं। पावर प्लांट है बच्चों। पावर प्लांट में बिजली बनती है, कैसे बनती है? कोल को बर्न किया जाता है। कोल देखा है किसी ने? कोयला, सर कोल फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल है, हाँ। तो कोल बेसिकली कोयला जो है ना, वही है कोल। तो उसको जलाते हैं हम लोग। तो जब वो जलेगा तो बहुत सारा धुआं फेंकेगा। तो धुआं को बाहर निकालने के लिए चिमनी लगी रहती है, इन्हें चिमनी बोलते हैं, चिमनी। ठीक है, बड़ी ऊंची ऊंची सी ऐसे चिमनी बनी रहेगी, वर्टिकल बिल्कुल, उससे धुआं निकलता हुआ आपको दिखेगा। आप लोग अगर सतना में ही इंडस्ट्रियल साइड जाओगे उधर, जब आप बाईपास तरफ जाते हैं हम लोग, तो वहां हम लोगों को कुछ चिमनी दिख जाएंगी आप लोगों को, ब्लैक कलर की रहेंगी, अच्छा वर्टिकल, और उससे धुआं निकलता हुआ ऊपर से दिखेगा। आप इमेजिन करो कि जो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर में एक साइड से एक साइलेंसर लगा रहता है, ट्रैक्टर में साइलेंसर लगा रहता है, उसी टाइप का कुछ बड़ा Yes, sir. फॉर्म है उसका, वो चिमनी है बेसिकली। तो चिमनी से धुआं निकलता है, और इसको इतना ऊंचाई में इसलिए बनाते हैं ताकि ये धुआं ऊपर चला जाए
ऊपर चला जाने से क्या बेनिफिट होगा कि जो ग्राउंड में हम लोग रह रहे हैं तो हम इस धुएं को अपने सांसों के थ्रू अंदर नहीं ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्मफुल होता है। इसके लिए भी नॉर्म्स होते हैं बहुत सारे कि इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है। यहाँ पे तरीके हैं, ये सब इंजीनियरिंग है पूरी, कि हम कैसे इस धुएं में जो हार्मफुल एलिमेंट है उसको यहीं पे निकाल लें और जो हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए उसको फेंक दें। उसके लिए नॉर्म्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने और उसके कई सारे तरीके हैं हमारे पास। तो बेसिकली कोल जो है वो एक बहुत बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है जब वो बर्न होता है, ठीक है। और ये कहाँ कोल यूज करते हैं, तो आप बोलना सर पावर प्लांट में बिजली बनाने के काम में आता है कोल, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है हमारे पूरे इंडिया में, लगभग 85% इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कोयले से हो रही है। 80 to 85% के आसपास कोयले से प्रोड्यूस हो रही है। आप समझ पा रहे हो, आपके घर में जो बिजली आ रही है अभी फिलहाल, ये अच्छे खासे चांस है कि वो कोयले से बनी हुई बिजली है। अब कैसे कोयले से बनती है तो वो एक अलग ही चीज है, वो हम अभी इस क्लास में नहीं बताएंगे, आगे कभी चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल व्हीकल्स जिनसे एयर पोल्यूशन होता है। जैसे ये ट्रक जा रहा है और इसमें ब्लैक स्मोक आपको दिख रहा होगा, तो ये ब्लैक स्मोक बेसिकली क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, तो उससे बनना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनना चाहिए। पर जब वो कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता, पूरी तरह से नहीं जल पाता, तो वो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल जो है बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन है, ये एक हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आपने सुने हैं ये सारे नाम? यस सर, सुने हैं। अच्छा, Yes, तो यस सर। ठीक है। हाइड्रोकार्बन है कौन, हमारा पेट्रोल, डीजल, ये केरोसिन, CNG, ये सब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है। और इनके पास एक अच्छी खासियत ये होती है कि अगर इनको जलाया जाता है तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। उसी हीट से ही हमें क्या मिलती है, ये पावर मिलती है जिससे ये व्हीकल्स चलते हैं। तो अगर वो कंप्लीट कंबशन हो जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है तो इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एयर में ऑलरेडी है, फ्रेश एयर में है कार्बन डाइऑक्साइड। बट कार्बन मोनोऑक्साइड जब इस एयर में मिक्स हो जाती है तो वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होती है, ठीक है। और जो बॉडी में जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो हम बोलते हैं ना कि एयर हम लोग लेते हैं, ब्रीथ करते हैं इन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। बेसिकली होता क्या है कि जब आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो जितनी भी एयर है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कंटामिनेशन सब अंदर जाते हैं। अब बाहर जब आती है हवा, तो हीमोग्लोबिन बॉडी के ब्लड में मौजूद है। हीमोग्लोबिन आपने कभी टेस्ट कराया हो CBC, तो उसमें हीमोग्लोबिन रहता है कि नॉर्मली होना चाहिए 12 से 14, 12 to 16 के आसपास होना चाहिए हीमोग्लोबिन। तो वो हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है कि जो एयर है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। जब आपने सांस लिया, 21% एयर गई थी, कितने परसेंट एयर गई थी, 21, हाँ, उस 21% का कुछ परसेंट होमोग्लोबिन ऑब्जॉर्व कर लेगा और तुरंत उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब सांस हम लेते हैं तो ऑक्सीजन 21% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है। जब हम हवा फेंकते हैं बाहर की ओर, एक्सेल करते हैं, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है। इसमें कोई नुकसान नहीं है बॉडी का। बट अगर उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड चली गई हमारे सांसों के थ्रू, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की दोस्ती हीमोग्लोबिन से, जिसको एफिनिटी बोलते हैं इंग्लिश में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हमारे हीमोग्लोबिन से 100 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब इस बात को फील करो कि हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को लेके और पहुंचा रहा था पूरी बॉडी में, और जिससे हम लोग जीवित थे। अब आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों, ठीक है, सांसों के थ्रू,
तो आप पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लेगा, CO को लेगा। उसकी दोस्ती इससे ज्यादा है, एफिनिटी इसको बोलते हैं। तो ये एफिनिटी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही हमारे ब्लड वेसल में जाएगा, ये पॉइजनस है, हार्मफुल है, वैसे ही हम लोगों को क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वगैरह आने लगेगा, नुकसान करेगा। समझ पा रहे हो? और ये ब्लैक ब्लैक कलर का क्या है? ये ब्लैक कलर का, इसमें जब आप स्मोक देखते हो, वो ब्लैक कलर होता है कार्बन, कार्बन के पार्टिकल्स हैं जो जल नहीं पाए हैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन जिनका हुआ है। बात समझ पा रहे हो? कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं यार? हाँ, अनबर्न कार्बन, वेरी गुड, अनबर्न कार्बन। अनबर्न कार्बन। हाँ, ये इसलिए नहीं जल पाता क्योंकि इतनी सफिशिएंट, देखो किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जब हम लोग सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते इंजन के अंदर, ऑक्सीजन लेता है इंजन, ठीक है, जब इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाते तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसी वजह से ऐसा होता है। चलो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब जैसे दिल्ली का लिखा हुआ है, if the vehicle registered in Delhi are lined up after one other, the total length would be nearly equals to the combined length of two longest rivers in the world, नील एंड अमेजोन। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर्स है नील एंड अमेजोन। इन अगर दिल्ली में जितने व्हीकल्स हैं सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो इन दो नदियों के कंबाइंड लेंथ के बराबर तो व्हीकल्स खड़े हो जाएंगे। इतने सारे व्हीकल्स हैं हमारे दिल्ली में अकेले। अब सोचो कितना पॉल्यूशन करते होंगे, इसीलिए दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। स्मॉग समझ में आया? स्मॉग क्या होता है? ठीक है ना, धुआं। हाँ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, बहुत ध्यान देना। नाइट्रोजन का ऑक्साइड बहुत खतरनाक होता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, देखो केवल नाइट्रोजन इतना खतरनाक नहीं है, नाइट्रोजन ठीक है, अच्छी चीज है, ठीक है ना, नाइट्रोजन हमारे काम में भी आता है। कहाँ काम में आता है, किसी को याद है? आग 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 बुझाने में। पेड़ों को काम में आता है, आग बुझा देंगे, ऑक्सीजन नहीं पाएगा। अगर आग बेसिकली लगती क्यों है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो भाई नाइट्रोजन डाल दो चारों तरफ तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, इसलिए आग नहीं लगेगी। बेसिकली समझो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर वेरी डेंजरस, और ये निकलते हैं कहां से? गाड़ी से, व्हीकल से, ठीक है। इसकी वजह से एजमा हो जाता है, एजमा अस्थमा बोलते हैं हम लोग, कफ है, स्नीजिंग है, बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, फेफड़ों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जितनी भी है इसी की वजह से। एक और पॉल्यूटेंट होता है, उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो आपके पास दो बहुत बड़े बड़े पॉल्यूटेंट आ गए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, या कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हो, या कि सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हो, दो हो गए। और तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, और चौथा कार्बन अनबर्न कार्बन पार्टिकल। ये चार पॉल्यूटेंट हो गए जो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं बॉडी में। इसकी वजह से एजमा हो सकता है और लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है, और प्रीमेच्योर परमानेंट लंग डैमेज भी हो सकता है। ये सारा कुछ इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। एक पॉल्यूटेंट होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। तो CFCs जो है हमारे रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल किए जाते थे, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स में पहले किए जाते थे। बाद में पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एनवायरनमेंट में जाता है तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का कारण बनता है। लिखा हुआ है CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और जब ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी तो वो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोक नहीं पाएगी। और अल्ट्रावायलेट रेज अगर ह्यूमन बॉडी में पड़ेगा तो उससे कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, पता है? Yes. तो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं रुकेंगे, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बंद कर दिया गया है। अब आजकल और अदर हमारे पास है तरीके, ठीक है ना, उससे हम लोग रेफ्रिजरेंट बनाते हैं। ये आपने फ्रिज कभी देखा हो, फ्रिज के पीछे साइड, तो फ्रिज में एक गैस भरी रहती है जिसको हम गैस बोलते हैं। एक्चुअली वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, गैस भी बन जाती है, लिक्विड भी बन जाती है, इस टाइप का। और फ्रिज में आप पीछे थोड़ा सा देखें, कान लगा के सुने अगर, तो कुछ फ्लो होता हुआ दिखेगा। पाइप लगे रहते हैं बहुत सारे पतले पतले ट्यूब्स, उनमें एक्चुअली यही फ्लो होता था पहले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बट अब इसको बंद कर दिया गया, इसको रेफ्रिजरेंट बोलते थे हम लोग। अच्छा, इसके बाद यही सारा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे केस स्टडी है ताजमहल की एक। तो ताजमहल क्या है, फेमस टूरिज्म स्पेस है, ठीक है। और एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड द पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिसकलरिंग व्हाइट मार्बल। अब सफेद मार्बल लगा हुआ था और पॉल्यूटेंट्स जो एयर के थे वो धीरे धीरे उसको डिसकलर कर रहे थे, मतलब उसका कलर खत्म कर रहे थे।
So it is not only living organisms that get affected by pollutant air, but non-living also, like building monuments and statues. तो इससे ये पता चला कि न केवल जीवित लोग, जिंदा लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, बल्कि नॉन लिविंग जो बिल्डिंग्स हैं वो भी इफेक्ट हो रही हैं. The industries located in and around Agra, like rubber processing, automobile, chemical, especially the Mathura oil refinery. तो ये जो रबर प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसमें बहुत सारा पॉल्यूटेंट निकलता है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, केमिकल्स की इंडस्ट्री है. ये सब कुछ क्या कर रहे थे, किसके चारों तरफ है, आगरा के चारों तरफ है. आगरा में ही हमारा क्या बना हुआ है, ताजमहल. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स, जिनको पीएम पार्टिकल हम लोग बोलते हैं, सारे इकट्ठे होने लगे इन्वायरमेंट में. और ये क्या हुआ, दीज गैसेस रिएक्ट विथ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. पानी के छोटे छोटे वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में है. कोई प्रूव कर सकता है क्या इस बात को कि हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ जहां आप खड़े बैठे हैं अभी, यहाँ चारों तरफ हमारे छोटे छोटे वाटर वेपर्स हैं. कोई प्रूव कर सकता है इस बात को? एनी वन ऑफ यू? आर यू कनेक्टेड? Hello? Yes, sir. Okay. So can you prove that Yes, sir. around us water vapor is present? I can prove it. आप क्या करो, बहुत एक ठंडी बॉटल निकालो, पानी भर दो और उसको फ्रिज में ठंडा कर दो, बहुत ठंडा कर दो, इवन बर्फ बना दो बॉटल के अंदर. उसको जब आप रखोगे अपने टेबल में, तो चारों तरफ उस बॉटल के मॉइस्चर लग जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे. वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? वो अंदर से नहीं बाहर आए हैं, तुम्हारी बॉटल के अंदर से नहीं आए हैं, वो एक्चुअली इन्वायरमेंट में थे, वो कंडेंस हो गए हैं. तो उन्होंने, वो पहले थे वेपर फॉर्म में और फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो एनर्जी थी वो बॉटल के अंदर के पानी को दे दिए हैं. ये बात क्लियर हुई? तो हमारे चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? वाटर वेपर. समझ में आई बात? यस नो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा, फिर क्या है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या क्या था, पीएम पार्टिकल. पीएम पार्टिकल मतलब कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं. ये सब जो निकल रहे थे इंडस्ट्रीज से, वो वाटर वेपर से रिएक्ट कर रहे थे और क्या बना रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर से मिलता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है वाटर वेपर से तो नाइट्रिक एसिड बनाता है. ये जो है, ये दोनों कारण है एसिड रेन के. एसिड रेन के कारण क्या है? एसिड रेन समझते हो? पानी जब बरसता है, पहली बारिश जब होती है ना, Sir, chemicals rain. Yes, sir. हाँ, तो ये शुरू में जो बारिश होती है हमारे एनवायरनमेंट, हमारे उसमें कहते हैं नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें रहता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. ये एसिड हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं. ठीक है, और ये कहाँ से आए? ये पॉल्यूशन की वजह से आए ना. तो बेसिकली जो एसिड रेन की वजह क्या है, तो आप बोलोगे एसिड रेन की सर पहली वजह सल्फर डाइऑक्साइड है, दूसरी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और तीसरा वाटर वेपर भी है. तो हमारे चारों तरफ जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, वो भी तो एसिड रेन का कारण है. अगर वो ना होता तो एक रिएक्ट ना करते तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ना बनता. ये बात क्लियर हुई? तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि which elements are responsible for acid rain? तो आप बनाना sulfuric acid, nitrogen dioxide, water vapor. And when sulfur dioxide mixed with water vapor, it forms sulfuric acid. When nitrogen dioxide mixed, it forms nitric acid. ठीक है, और इनकी वजह से एसिड रेन होती है. अच्छा, इस एसिड रेन की वजह से कोरोजन होता है मार्बल्स में. तो जो तुम्हारा अभी ताजमहल की बात कर रहे थे, उन ताजमहल के मार्बल्स में कोरोजन होने लगा जब ये एसिड पड़ा उनके मटेरियल के ऊपर. इसको बोला गया मार्बल कैंसर. आपसे पूछ सकता है मार्बल कैंसर क्या है और इसकी वजह क्या है. व्हाट इज मार्बल कैंसर एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस मार्बल कैंसर? तो आप बोलना कि इन ताजमहल दिस प्रोसेस हैपेंस एंड ड्यू टू एसिड रेन द मार्बल्स गेट इरोडेड, एंड दैट इज व्हाट नोन एज मार्बल कैंसर. बात समझ में आई?
सूट पार्टिकल, एक ये नाम दिया हुआ है सूट पार्टिकल, इसको मैं पीएम पार्टिकल बोला था ना अभी, पीएम पार्टिकल यही है सूट पार्टिकल। यहाँ पे लिखा हुआ है जब पीएम पार्टिकुलेट मैटर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्शन लिए और उन्होंने फिर कहा, ये रहा ताजमहल, ठीक है, सुंदर सा, कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो अब कोल इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोयला इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पे कोयले से चलती थी इंडस्ट्री ना, अब कोयले की जगह सीएनजी इस्तेमाल करेंगे। सीएनजी जो है लेस हार्मफुल है, और एलपीजी इस्तेमाल करेंगे हमारे घर में जैसे एलपीजी है। और सीएनजी से आपने सुना होगा कि मेट्रो सिटीज जो सर सीएनजी से व्हीकल चलते हैं। हाँ, ऑटो वगैरह सीएनजी से चलते हैं, बस वहां सीएनजी चलती है। एक्चुअली ये बहुत कम हार्मफुल है, क्योंकि इसका कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है, पूरा जल जाता है। ये जो चीज कंप्लीट कंबस्शन हो जाए वो इतनी हार्मफुल नहीं है जितनी इनकम्प्लीट वाली, ठीक है। उसके बाद हो गया, बस ये एक्शन लिया गया। और द ऑटोमोबाइल शुड विच कवर अनलेडेड पेट्रोल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑटोमोबाइल मतलब हमारी बाइक और ये जितने कार हैं, इनमें कहा गया कि अनलेडेड पेट्रोल चाहिए। अनलेडेड मतलब, लेड का मतलब समझते हो, लेड का फॉर्मूला होता है पीबी। पीबी जो होता है ये बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, पीबी। तो क्या होता है कि लेड जब हम किसी गाड़ी में मिला देते हैं किसी व्हीकल में, तो उस व्हीकल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि उसकी थोड़ा सा इंजन में पावर बढ़ जाएगी और उसकी एफिशिएंसी थोड़ा सा ज्यादा एवरेज देने लगती है। तो पेट्रोल में पहले आप घर में किसी से पूछिएगा कि टूटी ऑयल मिलाते थे, टूटी ऑयल पुरानी गाड़ियों में मिलाते थे, अब बंद कर दिया गया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। वो एक्चुअली लेड होता था, और जब पेट्रोल में लेड मिला देते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती थी। परफॉर्मेंस बढ़ने का मतलब उसकी पावर ज्यादा बढ़ेगी, बढ़िया से कंबशन होगा फ्यूल का, और उस गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता था बेसिकली लेड मिलाने से। पर ये लेड जब इन्वायरमेंट में पहुंचा, और लेड मतलब बहुत खतरनाक चीज है, पॉइजनस होता है लेड ह्यूमन बॉडी के लिए, इसलिए लेड भी बंद कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए, पहला बोला कि सीएनजी चलाओ, दूसरा बोला कि एलपीजी से चलाओ जितनी इंडस्ट्रीज हैं, और जो ऑटोमोबाइल है उसमें लेड नहीं पड़ना चाहिए। ऑटोमोबाइल की जो पेट्रोल है, डीजल है, उसमें लेड नहीं होना चाहिए, अनलेडेड पेट्रोल। इसलिए आज की डेट में हम लोग टूटी ऑयल नहीं डलवाते अपनी गाड़ियों में। आपकी जमाने में तो नहीं हो रहा, पर पहले करते थे, टूटी ऑयल पड़ता था अलग। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट की बच्चों। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो जो ठंडे बिल्कुल, जहां पे तुम चले जाओ कश्मीर, और कश्मीर में तुमने कहा कि हम पेड़ लगाएंगे, तो वहां तो कुछ स्पेसिफिक पेड़ ही उगते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम यहाँ वाला पेड़ लगाएंगे जो गर्म प्रदेशों में उगते हैं। तो बोला कि वहां तो टेम्परेचर आपको ज्यादा चाहिए। अब क्या होता है कि उसके लिए किसी ने दिमाग लगाया, बोला एक काम करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, ग्लास का कंटेनर ही, ग्लास कंटेनर के अंदर यहाँ मिट्टी वगैरह डाल दिया, या फिर ग्राउंड में मिट्टी है, ऊपर से कंटेनर से ढक दिया, ऐसे समझो। और इसमें क्या किया, पेड़ लगा दिया एक। अब तुम देखोगे ऑटोमेटिक के अंदर, कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, बाहर का कम रहेगा। इसका बढ़िया एग्जांपल है कार आपकी। कार आप धूप में खड़ी कर दो, और 1 घंटे धूप में खड़ी करके और फिर अंदर जाना कार के, फिर देखना क्या तबाही मचेगी। बहुत ज्यादा गर्म रहती है कार, सभी ने फील किया है क्या? यस सर। वजह क्या है कि जो सन से रेडिएशन आ रहे हैं, अब सुनना मेरी बात को गौर से, जो सन से रेडिएशन आ रहे हैं, वो रेडिएशन की वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है, छोटे वेवलेंथ की होते हैं, छोटे वेवलेंथ के होते हैं। वेवलेंथ सुना है? वेवलेंथ सुना है कभी ये वर्ड? फटाफट बोलो, अदरवाइज फिर टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी। यस सर। नो सर। जिसने सुना है ठीक है, जिसने नहीं सुना तो ये जान लो, वेव जो होती है वो चलती है जैसे सांप चलता है ग्राउंड में, ठीक है, इस टाइप का कुछ वेव चलती है। तो जब वेव चलती है तो इस टाइप से वेव चलती है, इस टाइप से वेव चलती है, ऐसे ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो लाइट भी कुछ ऐसे ही चलती है, समझ लो अभी फिलहाल के लिए, फिर पार्टिकल नेचर बाद में समझेंगे। तो इसमें क्या है, एक साइकिल कहां कंप्लीट होगा? तो बोलोगे सर साइकिल कहां से कंप्लीट हुआ? यहां से चला, फिर टॉप में गया, टॉप से फिर बॉटम में गया, बॉटम से फिर टॉप में गया, टॉप से फिर बॉटम में गया। ये एक साइकिल है। कि ज्यादा हो गया? अरे नहीं है, यहां से चला था, ठीक है, टॉप गया, बॉटम गया, ठीक है ना, तो ये साइकिल एक कंप्लीट हो गई।
बात समझ में आ रही है कुछ? जहां से Yes, चला sir. था जब वहीं आ जाएगा तो इसको एक साइकिल बोलेंगे। एक्चुअली ये साइकिल ऐसे नहीं होती, हम लोग ऐसे बीच में एक मीन लाइन ड्रॉ करते हैं, मीन लाइन ड्रॉ करते हैं, तब एक साइकिल ऐसी होती है, यहां से चला, फिर यहाँ गया, फिर यहां से गया, फिर यहाँ गया, ये एक साइकिल कहलाती है। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ऊपर और नीचे, तो ये डिस्टेंस कहलाती वेवलेंथ। अब अभी ज्यादा इतना टेक्निकल उसमें नहीं जाएंगे। वेवलेंथ क्या है? जो वेव चल रही है उसकी लंबाई है, समझ लो, एक स्पेसिफिक लंबाई को बोलते हैं। तो क्या होता है, जो सन से रेज आती हैं उसकी वेवलेंथ क्या होती है? छोटी होती है। और जब वेवलेंथ कम होती है तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? चमक। इंटेंसिटी का मतलब है चमक। जब वो कार के अंदर आ जाती है तो लाइट जो जिसकी वेवलेंथ कम और इंटेंसिटी ज्यादा हो, वो ग्लास को पार कर जाता है। ग्लास को क्या कर जाता है? पार कर जाता है, क्योंकि वेवलेंथ छोटी है और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो कचाक से ऐसे क्रॉस कर जाएगा। अब जब ये अंदर पहुंच जाएगा, ये वेव अंदर पहुंच जाएगी तो हीटिंग करेगी। तो इस कमरे को किया इसने गर्म। अब कोई भी टेम्परेचर में बॉडी है इस दुनिया में, कहीं भी अगर किसी टेम्परेचर में रखी है तो वो रेडिएशन एमिट करती है। ये बात पता है आपको? आप भी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। आपके सामने टीवी रखा है, लैपटॉप रखा है, मोबाइल रखा है, सारी बॉडी रेडिएशन एमिट कर रही है। बात समझ में आ रही है क्यों कर रहे हैं? Yes, sir. अपने आप करते हैं, ये आप फ्यूचर में समझ में आएगा आपको कुछ। हाँ, कि फ्यूचर में हम आपको पढ़ाएंगे जब, तो बताएंगे कि क्यों एमिट करते हैं, क्या होता है इनके अंदर, कौन सा लॉ है जो इसको गवर्न करता है। फिलहाल आप देखो कि इसके अंदर भी टेम्परेचर है, ये रेडिएशन एमिट होगी, अब बाहर जाएगी तो ये जो कम टेम्परेचर में ऑब्जेक्ट होता है उससे जो रेडिएशन निकलती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और इंटेंसिटी कम होती है। इंटेंसिटी जब कम होगी तो ये जो अंदर से रेडिएशंस निकल रहे हैं वो बाहर नहीं जा पाते, तो अंदर हीट इक्युमुलेट रहती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसीलिए कार के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि अंदर से हीट बाहर नहीं निकल पाती। अंदर से हीट बाहर न निकलने की वजह क्या होती है? क्योंकि अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू सन। सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि उसके वेवलेंथ जो निकलते हैं वो छोटे और इंटेंसिटी हाई। और जो कार के अंदर का टेम्परेचर है वो सन के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, इसलिए उससे जो वेवलेंथ निकलेंगी उसकी वेवलेंथ हाई, इंटेंसिटी कम। इसलिए यहाँ जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती और बाहर से हीट आसानी से अंदर आ जाती है। वन वे रास्ता है, समझ लो। इसलिए अंदर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा और कितना भी ठंडा रीजन हो, उस ठंडे रीजन में भी अंदर आप पेड़ लगा दो तो वो बढ़िया ग्रो करेगा। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस, और इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बात समझ में आई? Yes. ठीक है। अब एक बात और समझ लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछता है कई बार। अब देखो देखो ये इफेक्ट क्या है, बेसिकली समझो। हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर कितने किलोमीटर में फैला हुआ है लगभग अप्रोक्सीमेटली? एटमॉस्फेयर कितने किलोमीटर में फैला है, कोई किसी को आइडिया है? 100 किलोमीटर अप्रोक्स, ठीक है ना? कितने किलोमीटर में है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। अब इमेजिन करो कि एक सेकंड, इसको मिटा तो दें यार। ठीक है, इमेजिन करो कि ये अर्थ है, ये रही अर्थ, और यहां तक एटमॉस्फेयर है, यहां तक, ठीक है? इसकी ऊंचाई है 100 किलोमीटर है अप्रोक्स। यहां सन है, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हम आपको बता चुके हैं अभी कि जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उससे जो वेवलेंथ निकलती है कैसी निकलती है? बोलो जल्दी से। शॉर्ट, छोटी। वेवलेंथ छोटी निकलेंगी और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? अधिक। ये अर्थ है नीचे, ये यहां तक एटमॉस्फेयर है और ये सन है। तो सन से जो रेडिएशन निकलेंगी उसकी वेवलेंथ रहेगी छोटी, इंटेंसिटी रहेगी हाई, तो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा। तो ये रेडिएशन एंटर कर गए। अब क्या होगा कि अर्थ हीट लेती रहेगी, लेती रहेगी, लेती रहेगी, लेती रहेगी। अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मैंने कहा कोई भी बॉडी है जिसमें टेम्परेचर है वो रेडिएशन एमिट करता है, तो अर्थ चाहेगी कि अब मैं अपनी हीट को बाहर निकालूं, तो अर्थ से रेडिएशन निकलने चालू हो जाएंगे। अर्थ से रेडिएशन निकले और अर्थ का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से क्या है? कम है। तो जब सन के टेम्परेचर से अर्थ का कम है तो जो इससे रेडिएशन निकलेंगे इनकी वेवलेंथ होगी ज्यादा, इंटेंसिटी होगी कम।
इंटेंसिटी मतलब चमक इससे जो प्रोड्यूस होगी, या फिर आप इंटेंसिटी को ऐसे समझ लो कि आग के पास खड़े होना और आग के दूर खड़े होना। आग के पास इंटेंसिटी ज्यादा है, आग से दूर में इंटेंसिटी कम है, इस टाइप का फील करो। तो जो अर्थ से रेडिएशन निकलेंगे इनकी इंटेंसिटी कम है, और जब ये इंटेंसिटी कम होगी इस वजह से ये इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और जब एटमॉस्फेयर क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो जो हीट यहां से बाहर निकालनी चाह रही थी हर, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। और वो जब इकट्ठी हो जाएगी तो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का हमारे क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर जब हमारे इन्वायरमेंट का बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर्स होंगे वो धीरे धीरे पिघलने चालू होंगे। और आपको पता है कि हमारे जो अर्थ है उसमें 71% के आसपास पानी है। तो जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो पिघल के कहाँ जाएंगे, समुद्र में जाएंगे। समुद्र में जब जाएंगे तो वो धीरे 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 समुद्र का स्तर बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, और जैसे ही सी लेवल बढ़ेगा तो जहां हम लोग रह रहे हैं लैंड में, वो धीरे धीरे डूबने लगेंगे। इस ग्लोबल ये हमारे, वार्मिंग। हाँ, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. अब ये जो अंदर हीट एक्यूमुलेट होती है बच्चों, अगर हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जितनी बढ़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड में खास बात क्या होती है कि ये हीट को ऑब्जॉर्व करता है। क्या करता है? हीट को ऑब्जॉर्व करता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में अभी कार्बन डाइऑक्साइड हमने बताया कितना है, 0.03%। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना ज्यादा चीजों को जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं, पता चला गाड़ियां चला रहे हैं, इतना पोल्यूशन कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में लगातार इंक्रीज हो रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो यहाँ हीट एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, इस रीजन में जो एटमॉस्फेयर के अंदर है हीट बढ़ेगी। जब हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. चलो, तो CO2 कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है CO2, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये बात समझ में आ गई? इसको रीड करना, मैंने जितना बताया है एवरीथिंग इज। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल। अब इसको याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं इनको कम करना है हम लोगों को। क्योटो प्रोटोकॉल है, एग्रीमेंट है एक्चुअली ये। तो दुनिया के सारे देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम क्या कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर रहे हैं, मतलब CO2 को कम कर रहे हैं। ठीक, अब CO2 को जब कम करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इन्वायरमेंट का इतना नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो हम लोग सेफ रहेंगे सारे लोग, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अब ये बात है, फिर इसके बाद क्या लिखा है कि अर्थ का टेम्परेचर 0.5 डिग्री अगर बढ़ता है तो उसके बहुत सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 0.5 डिग्री अगर बढ़ेगा तो बहुत सीरियस इफेक्ट होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब इतना ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, किसके बारे में एग्रीमेंट है ये, कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस नहीं प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए, एक ग्रीन टैक्स करके कुछ बन रहा है। ग्रीन टैक्स में क्या हो रहा है कि अगर आपने कुछ गड़बड़ किया ना, मान लो ज्यादा जलाया, अपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया किसी कंट्री ने, तो उसको टैक्स भरना पड़ता है। कुछ इस टाइप का टैक्स बन गया है, ठीक है। तो देखो, इको फ्रेंडली CNG बस सर्विस है, ये सारा कुछ है। हाँ बच्चों बताओ। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे ये तो हमने शेयर नहीं किया शायद। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास हम लोग यहीं फिनिश कर रहे हैं, आज टाइम भी हो गया है, और कल हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। यस सर। यस और यस फिर सर। थैंक यू सर। कल के बाद, Thank you, हाँ sir. क्या है बेटा कल? सर